और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। आज फिर गांधीवादी रणघोष होगा। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। ये ललकार है, यलगार है और शब्दों में अंगार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस की ओर से ये कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है जब राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी किया। नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ की गई। इसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली समेत कई दूसरे राज्यों में खूब प्रदर्शन किया। मध्य दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, जिसे सुरजेवाला ने कांग्रेस के सत्याग्रह को कुचलने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात अघोषित आपातकाल जैसे हैं। केंद्रीय दिल्ली में कायर मोदी सरकार ने पुलिस के हजारों नाके लगाकर, हजारों पुलिस के जवान लगाकर केंद्रीय दिल्ली को छावनी में तब्दील करके अघोषित आपातकाल लगाकर यह बात साबित कर दी है कि कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। रणदीप सुरजेवाला के अघोषित सत्याग्रह वाले बयान पर बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस जिस विषय को सत्याग्रह का नाम दे रही है, उससे बापू की आत्मा को धक्का पहुंचा होगा। देखिए, आज तक कभी भी हमने ये नहीं सुना था, ये नहीं जाना था कि झूठ के ऊपर भी और भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। आज पहली बार कांग्रेस पार्टी ने दुनिया को दिखाया है कि भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। बापू महात्मा गांधी, उनकी आत्मा को आज जिस प्रकार से ठेस पहुंच रहा होगा, ये हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है। ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुनी। आज जो भी कार्यवाही हो रही है, ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? हालांकि बीजेपी की दलील शायद कांग्रेस नेताओं के गले से नीचे नहीं उतरी। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि अगर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो इस पर कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। पूरी सरकार सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है। पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अभी भाजपा के लोगों से डरेगी। राजनीतिक स्थिति मानते हैं सर, बड़ी इस वक्त में एक बड़ी जटिल स्थिति कांग्रेस के लिए, राजनीतिक देश के लिए है, देश के लिए जटिल स्थिति है। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से भी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की थी। ईडी ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी समन जारी किया था। इसी को लेकर ईडी के सामने पूछताछ के लिए राहुल गांधी पेश हुए, जबकि सोनिया गांधी को स्वास्थ्य कारणों के चलते कुछ समय और दिया गया है। टीवी डिबेट में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर पर की गई टिप्पणी के बाद बवाल और उस पर राजनीति जारी है। पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में बीते शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद यूपी सरकार आरोपियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज में हिंसा के आरोपी माने जा रहे मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। इस पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने यूपी सीएम और बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि यूपी के सीएम चीफ जस्टिस हो गए हैं। भाजपा में लोकसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज का MP नहीं है। अब तो राज्यसभा में 3 थे, एक भी नहीं है। क्या जवाब देंगे इसका? आप खुद बताइए। ये जो हिंसा हुई वो छोड़ दीजिए, आपको लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूं, इसका क्या जवाब देंगे? तो बोलेंगे नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये क्या बात है? ये डायलॉगबाजी कब तक चलेगी? आप जमीन पर दिखाइए कुछ। अच्छा, आप घर तोड़ते हैं, क्यों तोड़ते हैं? किसी का घर बिजनेस, आप कौन होते तोड़ने वाले? अगर मुझ पर इल्जाम लगाया गया तो कोर्ट तय करेगा ना मेरे को सजा देना। अगर कोर्ट जब सजा देगा तो कोर्ट बोलेगा मेरा घर तोड़ दो। आप कौन होते तोड़ने वाले भाई किसी का घर? आप क्या चीफ जस्टिस हैं? आप अदालत हैं? भाई फिर कोर्ट की, जज की, पुलिस की जरूरत ही क्यों है जब आप खुद सब तय कर ले रहे हैं? ये क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई संविधान के तहत चलेगा ना, रूल ऑफ लॉ के तहत चलेगा। आप सत्ता में हैं, आप सरकार हैं, आपको तो और अच्छी मिसाल कायम करने की जरूरत है। आप बुलडोजर लगाते हैं। बुलडोजर से देश का कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर होगा। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी का साफ मानना है कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कानून के तहत हो, हिंसा करने वालों पर भी कार्रवाई रूल ऑफ लॉ के तहत हो। मनमाने तरीके से कार्रवाई करने से कानून का अपमान होता है। इम्तियाज जलील के स्टेटमेंट के ऊपर हमने पार्टी की तरफ से ट्वीट किया और मैंने शुरुआत में भी यह बात कही कि देश का कानून के तहत नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए और देश के कानून के तहत कोर्ट उनको सजा देनी चाहिए। ये पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, जो इम्तियाज जलील साहब की बात से मुख्तलिफ है, और जो पार्टी का स्टैंड है वो सबको मानना पड़ेगा। यह पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है। बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद बीते जुमे को यूपी समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई थी, जिसके बाद यूपी की योगी सरकार ने सहारनपुर से लेकर प्रयागराज में बुलडोजर से कार्रवाई की। प्रयागराज में हिंसा के मुख्य आरोपी माने जा रहे जावेद मोहम्मद के घर पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने जावेद मोहम्मद की बेटी आफरीन फातिमा का नाम लेकर कहा कि मामले में फातिमा को घसीटा जा रहा है, जबकि उनकी मां के नाम मकान है, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते शुक्रवार को नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। वहीं योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर निशाना साधा है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर पर रविवार को चले बुलडोजर पर मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई को एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाना बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनकी वजह से देश की बदनामी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पक्षपात करते हुए घरों को ध्वस्त किया गया। ये दोषपूर्ण है, जिसका कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने इस मामले को लेकर सोमवार को दरअसल 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है, यह अनुचित व अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। इसके साथ ही मायावती ने आगे लिखा, जबकि समस्या की मूल जड़ नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल हैं, जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ व हिंसा भड़की। उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके इस सरकार द्वारा कानून के राज का उपहास क्यों?
दोनों आरोपियों को अभी तक जेल नहीं भेजना घोर पक्षपात व दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल गिरफ्तारी जरूरी है। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, सरकार द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर आपाधापी में किए जा रहे बुलडोजर विध्वंसक कार्रवाइयों में न केवल बेगुनाह परिवार पिस रहे हैं बल्कि निर्दोषों के घर भी ढह दिए जा चुके हैं। इसी क्रम में पीएम आवास योजना के मकान को भी ध्वस्त कर देना काफी चर्चा में रहा। ऐसी जाति क्यों? आपको बता दें कि बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर बीते शुक्रवार को नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। यूपी में कानपुर के बाद प्रयागराज समेत कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए। आगजनी पत्थरबाजी को लेकर पुलिस अब सख्त है। हिंसक प्रदर्शन में शामिल आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई है। आपको बता दें, रुपया पहली बार 78 प्रति डॉलर के नीचे लुढ़क गया है, यानी अब $1 के लिए आपको 78 रुपए की कीमत चुकानी होगी। ऐसा पहली बार हुआ है जब रुपया 78 के पार पहुंचा है। आज रुपया 78.14 पर पहुंच गया है, जबकि शुक्रवार को ये 77.84 पर पहुंच गया था। जिस तरह से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से डॉलर और मजबूत हुआ है और स्थानीय बाजार से विदेशी फंड लगातार बाहर जा रहा है, जिसके चलते घरेलू करेंसी पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते रुपया 21 पैसे नीचे गिर गया था। रुपए में कमजोरी का असर आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कमजोर रुपए से विदेश से सामान आयात करना महंगा हो जाता है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया 36 पैसे नीचे गिरा है और 78.29 पर पहुंच गया है। आज शुरुआती बाजार में ही रुपए में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स में आज 1467.90 अंक की गिरावट देखी गई है। 2.70% की गिरावट के साथ ही सेंसेक्स 52,835.54 अंक तक पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 417 अंक गिरकर 15,783 अंक पर पहुंच गया है। बाजार में भारी गिरावट का दबाव साफ देखने को मिल रहा है। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म करने जा रहा है। दरअसल आज बोर्ड 10वीं के छात्रों का 3 बजे रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी करेंगे, जिसका थोड़ी देर बाद लिंक एक्टिव हो जाएगा। छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं के करीब 12 लाख छात्रों का इंतजार आज खत्म हो रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा आज 13 जून को कर रहा है। बता दें कि इससे पहले राजस्थान बोर्ड ने 5वीं, 8वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और अब 10वीं के रिजल्ट का ऐलान आज हो रहा है। कक्षा 12 का रिजल्ट भी राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ही घोषित किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम जारी करने के बाद ऑनलाइन इसका लिंक भी एक्टिव कर दिया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद छात्र आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeboard.rajasthan.gov.in या rajresult.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के परिणाम आज 13 जून 2022 को दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही बोर्ड रिजल्ट के लिए बैठे राजस्थान बोर्ड के करीब 12 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी होने की सूचना राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। आपको जानकारी के लिए बता दें, रिजल्ट चेक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आरबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट rajeboard.rajasthan.gov.in या rajresult.nic.in पर जाएं। इसके बाद आप होम पेज पर दिए गए रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अब आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें। इसके बाद आप सबमिट करने के बाद नया पेज खुलेगा और अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेकर भविष्य के लिए रख लें।
बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को सभी विषय में अलग अलग न्यूनतम 33% नंबर स्कोर करने होंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर अलग अलग 33% अंक लाना जरूरी होगा। किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि उसके नंबर अपेक्षा से कम है तो वो रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 1 या 2 पेपर में फेल होंगे उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।